तो यार सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? A balance of payment is an accounting statement that provides a systematic record of all economic transactions between residents of a country and the rest of the world in a given period of time. एक given period of time में एक accounting statement बनती है. उस accounting statement में एक देश और उस देश के साथ बाकी जो देशों के साथ जितने भी उसके transactions हो रहे हैं, economic transactions, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो एक बुक बनाई जाती है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. बेसिकली इंडिया और इंडिया के जितने भी ट्रांजैक्शंस, यूएस, यूके, ब्राजील, चाइना, जापान, जितनी कंट्रीज के जिसके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक साल में, एक गिवन अप पीरियड ऑफ टाइम में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस 4 तरीके की होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरे चैप्टर में बार बार यूज होगा. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के जो 4 पार्ट हैं, ये एग्जांपल, ये जो चीज़ें, ये 4 कैटेगरी है, इसमें क्या क्या आता है. पहला आता है विजिबल आइटम्स. विजिबल आइटम्स जैसा कि एज द नेम सजेस्ट, जिस चीज़ को आप देख सकते हो, जिसे हम कहते हैं गुड्स, जैसे क्लोथ और फूड. कोई भी चीज़ आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर, जैसे आप खाना भेज रहे हो या फिर आप क्लोथ भेज रहे हो, उसे हम कहते हैं विजिबल आइटम. या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी कर सकते हो. देखो, फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड. द मूवमेंट ऑफ सच आइटम्स इज ओपन एंड कैन बी वेरीफाइड बाय द कस्टम ऑफिशियल. कस्टम ऑफिशियल खोल के देख सकता है कि वो क्या है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है वो. ठीक है, तो वो हो गया विजिबल आइटम्स, मतलब गुड्स. अब दूसरा हो गया इनविजिबल आइटम्स, जैसे कि सर्विसेज. जैसे हो गया आपका इंश्योरेंस सर्विसेज, आपका हो गया शिपिंग सर्विसेज, ऑडिटिंग सर्विसेज, लीगल सर्विसेज. इन सबको हम कहते हैं इनविजिबल आइटम्स. आईटी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो इनविजिबल आइटम है. अब यार ये विजिबल और इनविजिबल आइटम ना साथ में चलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इनविजिबल आइटम के बिना आप विजिबल आइटम को ट्रेड नहीं कर सकते. मतलब ये है कि मान लो आप यहाँ से भेज रहे हो बहुत सारा आयरन भेज रहे हो, मान लीजिए लोहा भेज रहे हो, यहाँ से चाइना भेज रहे हो, तो वो भेजने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में भेजोगे ना आप, तो आयरन तो आपका विजिबल आइटम में आ गया, ठीक है, लेकिन किससे भेज रहे हो आप? अगर मान लो जो उससे शिप कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप किसी चीज़ को शिप करके भेज रहे हो, तो वो शिपिंग सर्विसेज इनविजिबल आइटम में आ गया. ठीक है, तो सर्विसेज वो साथ में चलती है, गुड्स के साथ सर्विसेज. ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी देते हो तो वो भी इंश्योरेंस में आ गया. तो गुड्स आ गया विजिबल में और सर्विसेज आ गया इनविजिबल में. तीसरा है भाई यूनिलैटरल ट्रांसफर. यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब होता है कि वन साइडेड ट्रांसफर. ठीक है, इन दोनों में ना एक चीज कॉमन है कि जब गुड्स जा रहे हैं तो पैसा आ रहा है. ठीक है, इसमें जब सर्विसेज मिल रही है तो पैसा जा रहा है. तो टू वे है, कुछ दे रहे हैं तो कुछ ले रहे हैं. यूनिलैटरल ट्रांसफर बेसिकली है सिर्फ वन वे ट्रैफिक, मतलब सिर्फ हम दे रहे हैं और बदले में कुछ ले नहीं रहे. जैसे गिफ्ट हो गया, पर्सनल रेमिटेंस हो गया, आपने बाहर अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट भेजा, कोई पैसे भेजे, आप बदले में कुछ ले नहीं रहे हो, तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गए. ठीक है ना, वन वे ट्रांजैक्शन इसे कहते हैं. ठीक है, दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम ऑफ रीपेमेंट. वापस आप गिफ्ट के बदले में पैसा नहीं ले रहे हो, फिर तो वो एक्सपोर्ट हो गया ना, अगर आप गिफ्ट दे रहे हो और पैसा ले रहे हो तो. ठीक है ना, इसे अनरिक्विटेड ट्रांसफर भी कहते हैं. चौथा है हमारा कैपिटल ट्रांसफर. कैपिटल ट्रांसफर बेसिकली सब बस वो है जिसमें आपका लायबिलिटी या एसेट अफेक्ट हो रही हो. रिलेटेड टू कैपिटल रिसीट्स थ्रू बोरिंग और सेल ऑफ एसेट्स, कैपिटल पेमेंट्स थ्रू कैपिटल रीपेमेंट और परचेज ऑफ एसेट. या तो आप लोन दे रहे हो या लोन ले रहे हो, एसेट खरीद रहे हो या फिर एसेट बेच रहे हो. जहां पर भी आपका एसेट या लायबिलिटी बैलेंस शीट इंपैक्ट हो गई तो वो कैपिटल ट्रांसफर हो गया. आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदे तो आपने बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर दी, एसेट इंपैक्ट हो गया. आपने बाहर किसी बैंक से लोन ले लिया, आपने बोरिंग ले ली, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल ट्रांसफर हो गया. तो ये सब जो हमारे हैं 1 2 3, पहले 3 आते हैं कैपिटल नेचर के हैं, वो सॉरी करंट नेचर के हैं पहले 3, और जो चौथा है वो कैपिटल नेचर का है. ठीक है ना, ये 3 करंट नेचर है और ये कैपिटल नेचर. तो ये चारों के चारों हमारे कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. ठीक है ना, अब ये हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गए. अब यार बैलेंस ऑफ पेमेंट में वैसे क्या होता है, ये 2 साइड होती है बॉस, एक क्रेडिट साइड होती है और एक डेबिट साइड होती है. क्रेडिट साइड में हम क्या करते हैं, जितना भी इनफ्लो आ रहा है, इनफ्लो किस चीज का आ रहा है ये ध्यान से समझिएगा. इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का, पैसे का जो इनफ्लो आ रहा है ना, वो सब क्रेडिट साइड में आ जाता है. ऑल इनफ्लोज और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड. ऑल आउटफ्लोज और यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. तो अगर मैं आपसे पूछूं
कि अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप यहाँ से सामान भेज रहे हो, तो उसे आप क्रेडिट साइड में करोगे या फिर डेबिट साइड में करोगे रिकॉर्ड? तो बॉस हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सामान भेज रहे हैं, तो मतलब हमें पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ मनी है, तो इनफ्लो ऑफ मनी हमारा क्रेडिट साइड हो गया। द सेम टाइम अगर डेबिट साइड में क्या है, अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया, आपने इंपोर्ट किया, आपके पास गुड्स या सर्विसेज आए और बदले में आपने उनको पैसे दे दिए, तो आउटफ्लो हो गया, तो हमारा डेबिट साइड हो गया। तो इनफ्लो हमारा क्रेडिट साइड है और आउटफ्लो ऑफ मनी हमारा डेबिट साइड है, ठीक है। अब यार जब आप क्रेडिट और डेबिट जब देख रहे हो, तो मतलब या तो हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा या डेबिट साइड ज्यादा होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यार अगर दोनों बराबर हैं तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड बीओपी, जो कि ऑब्वियसली नियर टू इम्पॉसिबल होता है। इज व्हेन रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर सरप्लस बीओपी मतलब व्हेन रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज वर्ड याद रखना है, क्योंकि अब रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ मनी है, ये पैसा, गुड्स नहीं है ये। डेफिसिट बीओपी मतलब जब डेफिसिट रिसीट्स जो है आपके पेमेंट से कम है, तब आपका डेफिसिट हो गया। तो ये तीन ही केसेस आपके हो सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो सरप्लस बीओपी हो गया, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम है तो डेफिसिट बीओपी हो गया, वरना इक्वल हो गया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। आपको याद है वो चार चीजें पढ़ी थी, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। इन चार में से सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में लेते हैं। तो ये चारों का जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, ये क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। और उसमें से सिर्फ अगर एक में ये उठा लूं विजिबल आइटम्स, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आता है, प्लस ये तीन चीजें भी आती है, ठीक है। ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। देखिए गुड्स लिखा है उसने, विजिबल आइटम, ठीक है ना। बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड बैलेंस, ठीक है, इसे हम ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं। इसमें भी यार अगेन सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है। इफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन इंपोर्ट्स, दैट मींस इट इज सरप्लस, ठीक है ना, मतलब फेवरेबल फॉर अ कंट्री है। इफ इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स, मतलब डेफिसिट है, ठीक है ना। अब एक्सपोर्ट ज्यादा है तो भाई सरप्लस है, इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड है, सिंपल, ठीक है ना। अब ये हमारा आ गया डिफरेंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क क्या है। तो यार ये 4-5 फर्क है, ध्यान से समझ लेते हैं जल्दी से। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, बिल्कुल ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम लेते हैं। बट जबकि यहाँ पर जो है इस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इसमें लेते हैं। इसमें हम सिर्फ विजिबल आइटम लेते हैं, इसमें हम विजिबल आइटम भी लेते हैं, इनविजिबल आइटम भी लेते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर भी लेते हैं और कैपिटल ट्रांसफर भी लेते हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस है। इसमें सिर्फ एक कैटेगरी है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, इसमें चारों कैटेगरी है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की। इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर, इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी आती है विजिबल आइटम की, तो इसलिए इसमें कैपिटल नेचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें वो चारों कैटेगरी आती थी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, उसमें कैपिटल नेचर भी था, तो इसलिए कैपिटल नेचर इसमें आता है। ये एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है देन बीओपी, इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली ये छोटा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ उसका एक पार्ट आ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी, अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी। इसका मतलब ये है कि जब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड मान लो नेगेटिव है, तो वो आपका टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट से सेट ऑफ हो सकता है। अगर टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है और बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है तो सेट ऑफ हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। अभी हमारा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है ना। अब मान लो विजिबल आइटम जो है क्रेडिट माइनस डेबिट करके इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके आता है -150। इनविजिबल आइटम हमारा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके पॉजिटिव 200 आता है, ये 250 पॉजिटिव आता है, ये 300 पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो ये तीन हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है जिसे हम विजिबल आइटम्स का कहते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये चार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है ना, वो मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो ये अनफेवरेबल है और ये फेवरेबल बन गया, ठीक है ना। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल आ गया ना, इसलिए उसने उसको सेट ऑफ कर दिया। देखो उसने वही लिखा है, अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। ये फेवरेबल है और ये अनफेवरेबल से मेट आउट हो गया, लेकिन अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी। अगर ये ही नेगेटिव हो जाता ना, तो इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते आप इसको,
ठीक है ना, इससे आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब ये क्या है, ये नेगेटिव है तो आपने इसको एक तरह से कंज्यूम कर लिया 600। चलिए अब आते हैं यार हम कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना ये जो 4 चीजें होती है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। पहली 3 चीजें जो होती है वो करंट अकाउंट में आती है और ये जो है वो कैपिटल अकाउंट में आती है, ठीक है ना। ये करंट नेचर है और ये कैपिटल नेचर है, ठीक है। तो यार कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में आता है पहले एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। वही जो हमने विजिबल आइटम के बारे में पढ़ा था कि किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है जो गुड्स का है, विजिबल आइटम्स का, वो हमारा करंट अकाउंट में आता है। मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज फॉर्म एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिटर्न इन द नेगेटिव साइड, डेबिट साइड, बिल्कुल। मतलब कि अगर इंपोर्ट हो रहा है तो वो हम डेबिट साइड दिखाएंगे और अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड, ये भी वही है। बेसिकली अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज तो क्रेडिट साइड इनफ्लो हो गया, और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज तो वो डेबिट साइड मतलब आउटफ्लो हो गया। जैसे शिपिंग सर्विसेज हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, ऑडिट सर्विस हो गया, लीगल सर्विस हो गया, आईटी सर्विस हो गया, कुछ भी तरीके की सर्विस, ये हमारा आ गया हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में। फिर तीसरा है यूनिलैटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ये भी हमने पढ़ा था कि जब वन वे ट्रांजैक्शन होती है, वन साइडेड ट्रांजैक्शन जिसे हम कहते हैं, जैसे कि आपने गिफ्ट भेज दिया बाहर, आपने कोई डोनेशन कर दी, पर्सनल रेमिटेंस आपने बाहर भेज दिया, ये सब जो आप बाहर भेज रहे हो ये डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप पे कर रहे हो। और जब यही सब चीज आपको अगर मिल रही है तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। ये भी हमारा करंट अकाउंट नेचर का हो गया, ठीक है। मतलब क्रेडिट साइड मतलब हाँ मतलब इनफ्लो। फिर इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया बाहर, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स। बेसिकली आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया बाहर, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपने कहीं पर बाहर घर खरीद रखा है, उसको आपने रेंट पे दे रखा है तो उसका रेंट मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है कहीं से, तो ये सब भी आपका करंट अकाउंट नेचर में आ गया। ये चारों चीजें आ गई और उसको आप क्रेडिट साइड दिखाओगे कि आपको पैसा मिल रहा है। ये चीज अगर आप पैसा दे रहे हो बाहर किसी को तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी, मतलब आउटफ्लो में आ जाएगा। तो ये चारों तरीके की जो चीजें हमारा करंट अकाउंट में आ गई, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में वही चीज है यार, करंट अकाउंट या तो सरप्लस होगा या नेगेटिव डेफिसिट होगा। मतलब कि अगर एक्सपोर्ट हमारे मतलब अगर हमारा टोटल आउटफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो इज मोर देन द इनफ्लो तो सरप्लस है। व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम्स इट इंडिकेट्स दैट नेट फ्लो फॉरेन एक्सचेंज, मतलब नेट फ्लो फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है। इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम मतलब नेट इनफ्लो ज्यादा हो गया, ठीक है ना। इट अराइजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब है करंट अकाउंट डेफिसिट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत, क्योंकि हमारा यूजुअली करंट अकाउंट डेफिसिट होता है इंडिया में, ठीक है ना। अब करंट अकाउंट डेफिसिट में एकदम इसका उल्टा है बॉस, कि अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, आउटफ्लो ज्यादा है हमारा इनफ्लो से, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स इन द करंट अकाउंट फॉल शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट इट लीड्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हमारा ज्यादा है इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। CAD arises when the value of export of goods and services is less than the value of import of goods and services। टोटल आएगा गुड्स भी और सर्विसेज भी, ठीक है ना। जैसे ये अगर आप देखेंगे ये क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट आइटम में आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड आएगा और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आएगा, डेबिट में आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आएगा। तो नेट क्रेडिट हमारा हो गया नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, आपको याद है अभी, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अगर हम सिर्फ गुड्स को इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट विजिबल आइटम्स का लेते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। तो दिस माइनस दिस करके हम नेट क्रेडिट निकालते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके नेट इनफ्लो निकालते हैं ना। तो क्रेडिट का आइटम जो आ रहा है इनफ्लो माइनस डेबिट का आइटम जो जा रहा है आउटफ्लो, तो हम नेट क्रेडिट निकालते हैं, क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है। तो ये जैसे देखिए यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जो हमें मिला, ट्रांसफर रिसीट्स माइनस जो हमने पे किया ट्रांसफर पेमेंट, ये सारा जो नेट करके आता है ना एंड में करंट अकाउंट बैलेंस, ये हम देखेंगे अगर ये पॉजिटिव है तो करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, और ये अगर मेरा करंट अकाउंट बैलेंस जो नेगेटिव है अगर, तो वो मेरा हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट। बेसिकली मेरा आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो, डेबिट साइड इज हायर देन द क्रेडिट साइड, नेट क्रेडिट मेरा नेगेटिव है इसका मतलब, ठीक है। तो मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। अब आते हैं दूसरा कैपिटल अकाउंट पे। जैसे करंट अकाउंट था बॉस वैसे कैपिटल अकाउंट है।
records all those transactions between the residents of a country and the rest of the world which cause a change in the asset or liability of the residents of the country or its government. जो उस कंट्री की एसेट या लाइबिलिटी में कोई भी चेंज ले आए उसे हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। जो पहले तीन थे उनके अलावा जो चौथा था ना कैपिटल ट्रांसफर, वो सब इसमें आता है। अब इसमें क्या क्या आता है, बस तीन तरीके की चीजें, या तो बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, या तो आप बोरो कर रहे हो, या तो आप लोन ले रहे हो या लोन दे रहे हो, ठीक है ना। अगर आप बोरो कर रहे हो, इफ यू आर बोरोइंग फ्रॉम फॉरेनर, सी रिसीट्स ऑफ सच लोन्स एंड प्रीपेमेंट ऑफ लोन्स ऑफ बाय फॉरेन रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव और क्रेडिट साइड। ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अगर आप लोन ले रहे हो डेबिट तो बोरो कर रहे हो तो क्रेडिट साइड आएगा। अगर आप लोन दे रहे हो, अगर आप लेंड कर रहे हो तो डेबिट साइड आएगा, ठीक है ना। तो वो आउटफ्लो हो गया। तो बोरिंग्स और लेंडिंग्स हमारा एक हो गया। दूसरा इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब मान लीजिए आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडियन रेजिडेंट्स इन शेयर्स फॉर फॉरेन कंपनीज, रियल एस्टेट अब्रॉड एक्सेट्रा, ये सब आपका आएगा डेबिट साइड, क्योंकि आप बाहर पैसा भेज रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन इंडियन कंपनीज, रियल एस्टेट एक्सेट्रा, वो हमारा आ गया फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड। तो बाहर से कोई बंदा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्रेडिट साइड हो गया क्योंकि मनी इनफ्लो हो रहा है। और यहाँ से कोई बंदा अगर बाहर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हमारा क्या नाम है, डेबिट साइड चला जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। अब एक चीज याद रखिए, मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट तो हमारा आपका कैपिटल नेचर का हो गया, बट अगर उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो करंट अकाउंट का हो गया, करंट नेचर का हो गया, ठीक है ना। क्योंकि इंटरेस्ट तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हो ना, इनकम में दिखाते हो ना, इंटरेस्ट आपकी इनकम है, उससे आपका लाइबिलिटी और एसेट में फर्क नहीं पड़ रहा। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट लाइबिलिटी में फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, ये तो बोरिंग और इन्वेस्टमेंट हो गया। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब ये ध्यान से समझना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना वो कंट्री का फाइनेंशियल एसेट होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो फॉरेन एक्सचेंज को यहाँ पर आप एक एसेट लेके चलो, ठीक है ना, वो फाइनेंशियल एसेट है। अ चेंज इन द रिजर्व्स एज अ फाइनेंसिंग आइटम इन इंडिया, सो एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड इन द पॉजिटिव और क्रेडिट साइड। समझे, मतलब कि कोई भी विड्रॉ हुआ है अगर फॉरेन एक्सचेंज से, विड्रॉ क्यों होगा, अब ये समझिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक एसेट है आपका, ठीक है ना। एसेट वो विड्रॉ हो गया मतलब एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया मतलब एसेट आपने बेच दिया। जब आप एसेट बेचते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव साइड में आ गया वो क्रेडिट साइड, ठीक है ना। यही अगर any addition to these reserves is recorded as a negative और डेबिट साइड, ये उल्टा है, ठीक है ना। आप उस हिसाब से मत देखिए इसको, आप इसको एज एन एसेट लेके चलिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक एसेट है, उसमें एक एडिशन हुआ है। एडिशन मतलब आपने और एसेट खरीद लिया, आपने और एसेट खरीदा है तो इसका मतलब आपका आउटफ्लो हुआ होगा पैसे का, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज आपने बेचा होगा, इसलिए आपको वो जो है एसेट आपका बढ़ गया, इसलिए आपका डेबिट साइड आ गया। तो ये ना उल्टा है, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। अगर विड्रॉ हो गया मतलब एसेट कम हो गया। एसेट कम हुआ है, क्यों कम हुआ है बॉस, एसेट इसलिए कम हुआ है क्योंकि आपने बेचा है तो पैसा आया है। तो एनी विड्रॉल ऑफ रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड एंड एनी एडिशन ऑफ रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, दैट इज नेगेटिव साइड, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ गया बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जैसे बैलेंस, जैसे सरप्लस और डेफिसिट दोनों होते हैं, वो ये बॉस अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो सरप्लस है, डेबिट साइड ज्यादा है तो डेफिसिट है। जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस होता है, वैसे कैपिटल अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट सरप्लस होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट आइटम्स में क्या लेंगे, जब आपने कोई बोरिंग करी है, ठीक है ना, तो उसे हम क्रेडिट अकाउंट में ले लेंगे। बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड एंड लेंडिंग्स टू अब्रॉड डेबिट साइड हो गया, और इनका नेट बोरिंग हमारा यहाँ पर आ गया। इन्वेस्टमेंट आपने अगर करी है तो डेबिट साइड आ गया, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड अगर आई है तो क्रेडिट साइड आ गया। फिर हमारा नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आ गया, क्रेडिट माइनस डेबिट। यही फॉरेन एक्सचेंज, यही जैसे मैंने आपको समझाया विड्रॉल हो या डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट आइटम में आ गया, और इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज डेबिट आइटम में। ये उल्टा है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उल्टा मत लिख, इसमें वो मत लिख देना आप, इसको एज एन एसेट लेके चलेंगे। नेट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज मेरा रिजर्व में आ गया, यहाँ पर नेट क्रेडिट।
तो ये कैपिटल अकाउंट मेरा बैलेंस आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो बॉस सरप्लस है, और अगर मेरा नेगेटिव है तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है। वही सेम चीज जो करंट अकाउंट में चल रही है वही कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट माइनस डेबिट, अगर पॉजिटिव है तो सरप्लस वरना डेफिसिट। चलिए अब हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये दो तरीके की आइटम होती है, ठीक है ना। ऑटोनॉमस आइटम तो बहुत ही प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑटोनॉमस आइटम रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सिंपल शब्दों में, जब भी कोई ट्रांजैक्शन किसी प्रॉफिट मोटिव से की जाती है उसे हम ऑटोनॉमस आइटम कहते हैं। कोई भी जो एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट की ऑलमोस्ट 99% ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो ऑटोनॉमस ही होती है। जैसे आपने एक्सपोर्ट किया गुड्स, आपने इंपोर्ट किए गुड्स, देखिए ऑन ये करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में होती है, ठीक है ना। ऑन करंट अकाउंट मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। आपने कुछ भी एक्सपोर्ट करा या इंपोर्ट करा, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि किसी प्रॉफिट मोटिव से आप कर रहे हो। ऑन द कैपिटल अकाउंट रिसीट्स एंड रीपेमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है, आपने कोई लोन दिया है, आपने कोई लोन लिया है, ये सब हमारे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस में आते हैं। क्यों ऑटोनॉमस आइटम में आते हैं? बिकॉज दे आर डन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट बनाने के लिए किसी न किसी इकोनॉमिक मोटिव से हम इसको कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑटोनॉमस आइटम में आता है। तो बस फिर अकोमोडेटिंग आइटम क्या हुआ? फिर तो इस दुनिया के सारे ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक मोटिव से ही होते होंगे, राइट? नहीं, अकोमोडेटिंग आइटम्स रेफर टू दोज ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन to recover the deficit or surplus in the autonomous transactions, such as transactions determined by net consequences of autonomous transactions. Autonomous transaction करने के बाद जब पूरे साल में माइनस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाता है ना, तो उसको ठीक करने के लिए जो हम करते हैं आइटम, जो हम काम करते हैं, उसे हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। मतलब कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये मेरे पूरे साल का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। ये मेरा इनफ्लो है जो मेरा आया है, ये विजिबल आइटम से होगा, ये इनविजिबल आइटम से होगा, ये यूनिलैटरल से होगा, किसी से भी होगा, ठीक है। ये मेरा गया है, आउटफ्लो है ये, तो ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये मेरा नेट क्रेडिट है, ठीक है। ये मेरा जीरो है, 100 माइनस 100, 200 माइनस 150, 300 माइनस 600, ये मेरा माइनस 250 आ गया अब साल के एंड में। मतलब मेरा अभी डेफिसिट चल रहा है, समझ गए ना। डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो मेरा डेफिसिट है। ये मेरे सारे के सारे ट्रांजैक्शन आप क्या कहेंगे? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है ना, ऑटोनॉमस आइटम्स है, बिल्कुल। बट क्योंकि मेरा ये डेफिसिट आ गया 250 को, अब मुझे साल के एंड में ना इसको कवर करना है, ठीक है ना। साल के एंड में मुझे इसको बैलेंस करना है, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 250 रुपए का और लोन ले लूंगा, बोरोइंग कर लूंगा। तो ये जो मेरा 250 रुपए का लोन है, इसे हम कहेंगे अकोमोडेटिंग आइटम। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इस तरफ से मेरा नेगेटिव बैलेंस आ रहा था। अगर यहां मेरा 250 नेगेटिव नहीं होता तो मैं ये नहीं करता। तो दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। अकोमोडेटिंग आइटम इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटोनॉमस आइटम। अगर ऑटोनॉमस आइटम में मेरा ये -50 आता तो मैं -50 करता। अगर ये दोनों क्रेडिट और डेबिट इक्वल हो जाता तो मुझे करना ही नहीं पड़ता, अकोमोडेटिंग 0 हो जाता। तो अकोमोडेटिंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आइटम, ठीक है ना। देखो उसने वही लिखा है, रेफर टू द ट्रांजैक्शन दैट अंडरटेकन टू रिकवर डेफिसिट और सरप्लस ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। सच ट्रांजैक्शंस आर डिटरमाइंड बाय नेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये उनकी वजह से किया जाता है जो डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से, उसको कवर करने के लिए जो किया जाता है उसे हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम, ठीक है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, आपने वो उनको छेड़ दिया, या बोरोइंग ले लिया आईएमएफ से, जैसे मैंने बताया ना, मैंने बोरो कर लिया पैसा आईएमएफ से या फिर किसी और गवर्नमेंट से मैंने बोरो कर लिया, तो ये सब हमने, इसे हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। अकोमोडेट करना पड़ रहा है, ठीक है। अब ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग में फर्क क्या है? एक तो डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था, रेफरेंस टू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू इकोनॉमिक मोटिव जस्ट लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। refers to the transaction that are undertaken to recover deficit or surplus in autonomous transaction. Autonomous transaction की वजह से जो आपको घाटा या फायदा हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने accommodating आइटम करा है। Autonomous transactions are independent of state of balance of payment account. बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्लस चल रहा है माइनस चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जो इकोनॉमिक मोटिव के लिए ट्रांजेक्शन करते रहते हैं वो करेंगे ही करेंगे। Accommodating items are undertaken to maintain the balance in BOP account. इस ये फर्क पड़ता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है कि सरप्लस है, उसी से पता चलेगा कि आप अकोमोडेटिंग आइटम क्या करेंगे, आप लोन लेंगे या लोन देंगे।
समझ रहे हैं ना, आप डेबिट साइड करेंगे कि क्रेडिट साइड करेंगे उसको मैच करने के लिए। तो ये स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से इसको फर्क पड़ता है और इसको फर्क नहीं पड़ता है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल ये दोनों करंट और कैपिटल होते हैं, बट अकोमोडेटिंग सिर्फ कैपिटल अकाउंट होता है। जैसे हमने लोन ले लिया या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने छेड़ दिए, तो ये सिर्फ कैपिटल नेचर का होता है और ये कैपिटल करंट दोनों होता है। इसे हम अबव द लाइन भी कहते हैं ऑटोनोमस को, और अकोमोडेटिंग को हम कहते हैं बिलो द लाइन, ठीक है ना। तो ये अबव द लाइन इसको कहते हैं, इसको बिलो द लाइन। ये चार जो हमारे चार इंपॉर्टेंट वो है, क्या नाम है, डिफरेंसेस को आप याद कर लीजिएगा। फिर एक फाइनल कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है वो ये आता है डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। या डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं होता, बट जब क्रेडिट और डेबिट साइड मैच नहीं करता उसे हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया। बट क्रेडिट और डेबिट साइड क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। डेफिसिट जैसे होता है, अगर मान लो इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अराइजेस व्हेन टोटल इनफ्लो ऑफ amount of autonomous transactions are less than the total outflow of such transaction। जब क्रेडिट साइड का ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन इज लेस देन द डेबिट साइड ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन तो उसे डेफिसिट कहते हैं। और ऑन द अदर हैंड व्हेन द इनफ्लो ऑफ अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर मोर देन द आउटफ्लो ऑफ सच ट्रांजैक्शंस इट इज कॉल्ड सरप्लस। तो डेफिसिट और सरप्लस तो पहले भी पढ़ते ही आ रहे हैं। जब क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा है डेबिट साइड से तो सरप्लस है, और जब हमारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम है तो डेफिसिट है। बट ये आपको याद रखना, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। अकोमोडेटिंग तो हम बाद में करते हैं ना। तो अगर क्रेडिट साइड ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन इज हायर देन डेबिट साइड ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन तो वो सरप्लस हो गया, वरना डेफिसिट हो गया। तो ऑटोनॉमस वर्ड जरूर लिखना है आपको, ठीक है ना। ट्रांजैक्शंस नहीं है सारी, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसके बाद ही हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को देखेंगे हमें करनी है कि नहीं करनी है, और करनी है तो कितनी करनी है और किस साइड करनी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो खत्म हो जाता है।